बहकावे में भी आ जाता है, किसी के धमकाने से डर जाता है। में कितने कितने मैंने कारपोरेट घराने मोल भाव करने के लिए आए कि गांव को छोड़ दो, जंगल को छोड़ दो, जमीन को छोड़ दो। हमने मोल भाव का कल्चर को अपने जिंदगी में कहीं पर भटकने नहीं दिया। और आपको ये जो चंद पैसों का लालच है ना, खरीद बिक्री का जो कल्चर है, उससे आपको अलग हट के राज। तो जिस समुदाय के लिए मैंने 30 साल का जिंदगी को मैंने कुर्बान की, अपना पूरा जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए दी, आज मेरी इच्छा है कि वो समाज राजनीति में मजबूत हो, राजनीतिक में डिसीजन मेकिंग में वो पहुंचे, राजनीति में हमारे युवा वर्ग आने पाए। नहीं हूं, अगर झारखंड को मैंने लड़ के बचाया है, झारखंड का एक एक इंच जमीन को के लिए हमने लड़ाई लड़ा, और झारखंड की ही राजनीति चलती है, उनको मैं चुनौती देने के लिए आई हूं। कहते हैं कि नहीं, इन लोगों के पास पैसा नहीं है, बेचारे हैं, कमजोर हैं, निरीह हैं। हम लोग निरीह नहीं है, हम लोग सबसे मजबूत हैं, और इसके लिए आई हूं और समाज के लिए बोलूंगी। गलत नीति है तो मैं गलत ही बोलूंगी, जहां सही है मैं उनको धन्यवाद दूंगी। केस हुआ, उसमें 250 ग्राम प्रधानों के ऊपर में देशद्रोह का केस लगे कि नहीं। हम लोग तो बोलते थे कि ये बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में जमीन और आसमान का अंतर है। अभी हमारे साथ समाज सेवी दयामणि बारला जी हैं, जो आयरन लेडी से नाम से जाने जाते हैं, आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं। लगातार जंगल ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं और इनका एक अपना पकड़ है। लेकिन इतने दिनों एक समाज सेवी के तौर पर काम करते रहे, लेकिन अब कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, तो हम जानते हैं कांग्रेस ज्वाइन करने का क्या इनका अपना ही रहा होगा। दीदी जोहार। जोहार। दीदी, लंबे समय से आप संघर्ष करते रहे, आंदोलनकारी के नाम से लोग आपको जानते भी हैं, लेकिन अब आप कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, क्या कहें? सबसे पहले तो आप जो जिन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, मैं खुले दिल से इसको उसका स्वागत करती हूँ कि ये सब कोई जानते ही हैं। जैसे अभी आपने भी जो बात रखी कि मैं लंबे समय से समाज के लिए संघर्ष करते रही हूँ और अभी मैं कांग्रेस ज्वाइन की हूँ। उसके पीछे सिर्फ मेरा व्यक्तिगत कारण नहीं है, लेकिन लंबे समय का, मैं कॉलेज के समय से ही समाज के लिए, जिस तरह से समाज को मैं देखते रही हूँ, आदिवासी समाज को देखते रही हूँ, दलित समाज को मैं देखते रही हूँ, झारखंड के समाज को, ग्रामीण गांव को मैं देखते रही हूँ। और जो स्थिति मैं आज से 30 साल पहले मैं देखी हूँ, उस 30 साल से आज तक की भी हम तुलना करेंगे तो शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, जागृति को लेके, अपने हक अधिकार के सवाल के लिए जो संघर्ष की बात है, जिस आवाज़ को बुलंद करने का जो सवाल है, उनको मैं देखती हूँ, समीक्षा करती हूँ, तो मुझको लगता है कि वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। अभी भी हमारा समाज मतलब कोई किसी के बहकावे में भी आ जाता है, किसी के धमकाने से डर जाता है। और आज का जो परिस्थिति है, उन परिस्थिति में जब हमले होते हैं चारों तरफ से, तो हमारा समाज कभी टिकता है, कभी टूट जाता है, कभी बिखर जाता है। इन चीज़ों को मैं देखी हूँ और लंबे समय से अनुभव की हूँ, और इसीलिए मैंने 30 साल तक संघर्ष किया कि हमारा समाज को मजबूती से खड़ा करें। आज मैं महसूस की कि आज बदली हुई बदले हुए समय में, परिस्थितियों में आज ज़रूरी है कि सामाजिक आंदोलन, जो समाज के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, उस आंदोलन को कहीं ना कहीं अंतोगत्वा राजनीतिक प्लेटफॉर्म में हम न्याय के लिए जाते हैं, गुहार करने के लिए जाते हैं। चाहे विधायक हो, चाहे तो आपका एमपी हो, उनके पास गुहार करने के लिए जाते हैं, बीडीओ के पास कागज़ लेके गुहार करने के लिए जाते हैं। तो मेरा अपना जो सोच है कि हम अब जो हमारे लोग सक्षम हैं, उनको हम जहाँ पर विधानसभा में, लोकसभा में, जहाँ पर कानून बनता है हमारे लोगों के लिए,
हमारे लोगों के लिए कानून बनता है और जहाँ से कानून इम्प्लीमेंट होता है, जहाँ से सारी चीज़ें राज के लिए, समाज के लिए दशा और दिशा तय किया जाता है, वहाँ पर हमारे जैसे लोगों को हम राजनीतिक पटल में अगर हम जाते हैं, राजनीतिक प्लेटफॉर्म में अगर हम जाते हैं, तो मेरे जैसे कई लोग हैं मुझसे प्रेरित होके वो समाज के लिए आगे बढ़ेंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप में आगे आएंगे। ये मेरा असली मानसा है। असली है कि मैं लगातार हमेशा ये बात कहती हूँ कि मैं अगला जनरेशन को बचाने का काम करती हूँ। तो अगला जनरेशन आज की तारीख में देश का राजनीतिक स्थिति, झारखंड का जो राजनीतिक स्थिति किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज हम खरीद फरोख्त की बात करते हैं, लोग बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों को खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर सबके साथ आपका मोल भाव करते हुए दिखाई देते हैं। हम लोगों के जिंदगी में, तो मेरे जिंदगी में कितने कितने मैंने कारपोरेट घराने मोल भाव करने के लिए आए कि गांव को छोड़ दो, जंगल को छोड़ दो, जमीन को छोड़ दो। हमने मोल भाव का कल्चर को अपने जिंदगी में कहीं पर भटकने नहीं दिया। तो मैं लोगों से भी आज हमारे जो युवा हैं, उन युवा पीढ़ी को नमूना देना चाहती हूँ। आज के राजनीति को मैं ये नमूना पेश करना चाहती हूँ कि सिर्फ पैसा सबसे बड़ा चीज नहीं होता है। यहाँ का झारखंड को अगर बचाने का काम करेंगे, यहाँ के लोगों को बचाने की काम करेंगे, यहाँ के भाषा संस्कृति के साथ रोजगार, हम यहाँ पर अपना रोजगार करने की बात करते हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और आपको ये जो चंद पैसों का लालच है ना, खरीद बिक्री का जो कल्चर है, उससे आपको अलग हट के राजनीति को आपको नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। और जिस राजनीति को मैं बहुत लंबे समय से देखी हूँ, लेफ्ट पार्टियों के इर्द गिर्द में भी मैं देखी हूँ, हम लोग उनको, मैंने कॉमरेड महेंद्र सिंह को भूल नहीं सकते हैं, हम लोग AK राय को भूल नहीं सकते हैं, जिनकी जिंदगी को पाक और साफ की जिंदगी थी और राजनीति का एक नया तौर तरीका था। मैं कांग्रेस पार्टी को लंबे समय से मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे शख्सियत हैं जिनको मैं समाज के लिए, समाज के जो आवाज है, समाज की जो लड़ाई है, उन लड़ाई के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट खड़ा होते हुए मैं देखी हूँ। और हमेशा मैं देखी हूँ, लंबे समय से जो मैं अनुभव की हूँ, पब्लिक आवाज उठाती है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसको आपको नहीं लाना है, इसको रोकना है। तो मैं 30 साल का जिंदगी में, संघर्ष के जिंदगी में मैं देखी हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इसको रियलाइज किया है और कांग्रेस पार्टी ने आम जनता के जो आवाज हैं, उन आम जनता के आवाज को सुनने का काम किया और उसके आधार पर उन निर्णय लेने का भी काम किया है। और उसके साथ ही मैं उन चीज़ों को भूल नहीं सकती हूँ जब मैं लड़ाई लड़ रही थी। एक तरफ मैं यहाँ पर नगड़ी में, सबको जानते हैं कि 270 एकड़ जमीन बचाने की बात थी। उस समय मनमोहन की सरकार थी, केंद्र की सरकार थी। एक तरफ मैंने जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी और उसी समय मुझको ST/SC एजुकेशन विभाग का आपका मॉनिटरिंग कमेटी का मुझको मेंबर बनाया गया था। और मुझ में बहुत झिझक हो रहा था कि मैं तो सरकार के खिलाफ लड़ रही हूँ, लेकिन ये मुझको मॉनिटरिंग कमेटी का शिक्षा विभाग में मुझको मेंबर बनाया है। मैं जब पहली बार मैं जब प्रगति भवन में गई एज ए मेंबर, मैं बहुत संकुचित ये में थी, लेकिन मैं देखी कि नहीं, यहाँ पर जनता की आवाज़ आनी चाहिए। जनता के जो रियल आवाज़ है, जनता के जो रियल नीड है, ज़रूरतें हैं, वो बातों को यहाँ पर रखना चाहिए। मैंने रखना शुरू किया। 3 साल तक मैं वहाँ पर रही और मैं बहुत, मैंने गर्व के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पहली बार वहाँ पर ये सवाल उठाई थी कि यहाँ पर मैंने एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाना है, तो ST/SC बच्चों को
आज वो मैट्रिक के बाद माउस देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं। आज दुनिया कंप्यूटर पर टिका हुआ है। तो हमारे बच्चों को अपना स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें अगर हम सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन नहीं देंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। मुझे बहुत वो दिन को मैं भूल नहीं सकती हूँ कि मैं जब सवाल उठाई तो बाद में मुझको लंच के समय में वहाँ पर विभाग के जो कर्मचारी थे बहुत उन्होंने मुझको बधाई दिया और बोले कि आपने रियल सवाल जो गांव के लिए ज़रूरत है आपने उठाया। मेरे आंख में आंसू आया। मैं सोचने लगी कि क्या मैंने गलत हुआ सही हुआ, लेकिन बाद में उसको इम्प्लीमेंट भी करने का काम किया। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि सवाल उठता है, लोगों को लगता है कि मैं बड़ा हाई मैं एक लोभ के तहत कि मैं ये कांग्रेस की राजनीति में जाऊंगी तो मैं भी बड़ा नेता बन जाऊंगी और मुझको भी बड़ा पद मिलेगा। लोग मुझको बोलते हैं कि नहीं दयामनी भी अछूता नहीं रही, मैंने लोकसभा चुनाव पहुंच रहा है तो वो भी मतलब कांग्रेस का दामन थाम ली। कांग्रेस का दामन मैंने थामा है तो जिस समुदाय के लिए मैंने 30 साल का जिंदगी को मैंने कुर्बान की, अपना पूरा जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए दी, आज मेरी इच्छा है कि वो समाज राजनीति में मजबूत हो, राजनीतिक में डिसीजन मेकिंग में वो पहुंचे, राजनीति में हमारे युवा वर्ग आने पाए। लोगों को ना लगे कि दयामनी के पास चाय बेचती है पैसा नहीं है। लोग बोलते हैं कि चाय बेचती है पैसा नहीं है, दयामनी गरीब है। मैं गरीब नहीं हूं। अगर झारखंड को मैंने लड़ के बचाया है, झारखंड का एक एक इंच जमीन को के लिए हमने लड़ाई लड़ा और झारखंड का आप जहां से देखेंगे वहां तक अगर हरियाली है और जितने लोगों को डिस्प्लेसमेंट करने से मैंने बचाया है वो हमारी दौलत है। इस झारखंड के अमानत है, इस झारखंड के हीरा है और यहाँ के वो हेरिटेज है। कौन कहता है कि मैं गरीब हूं? मैं सबसे अमीर हूं और मैं सबसे अमीर की बेटी। मैं ये कहना चाहती हूं कि अमीर की बेटी और अमीर का बेटा कभी महसूस ना करे कि वो यहाँ वो गरीब है, पैसा उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास जज्बा है, झारखंड के लिए जज्बा है, देश के लिए जज्बा है, भारत का संविधान को बचाना का जज्बा है। और इस जज्बा के साथ ही मैं अपना जो नया पीढ़ी है उनको मैंने ये कहने के लिए आई हूँ। और जितने लोग भी कहते हैं कि जो यहाँ पर पैसा वालों की ही राजनीति चलती है, उनको मैं चुनौती देने के लिए आई हूँ कि हमारा धरोहर, आप हमारा कोयला लेने आते हो, हीरा लेने आते हो, जंगल लेने आते हो, जमीन लेने आते हो, तब नहीं कहते हो कि ये मतलब इसका कोई कीमत नहीं है। और इसको जब हम लड़ के बचाते हैं तब आप कहते हैं कि नहीं इन लोगों के पास पैसा नहीं है, बेचारे हैं, कमज़ोर हैं, निरीह हैं। हम लोग निरीह नहीं हैं, हम लोग सबसे मजबूत हैं। और जब सबसे मजबूत हैं तो इस हीरा नागपुर को, इस झारखंड को संवारने का हम ही लोगों को काम है। इसीलिए मैं लोगों को आह्वान करने के लिए, मैसेज जाने के लिए कि नहीं, इस देश को संवारने का, बनाने का काम हम लोगों का भी है। और कांग्रेस को मैंने बार बार बोल रही हूँ कि मैंने जो चीज़ों को देखा है, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। मैंने हर बदली हुई परिस्थिति में हर चीज़ों को मैंने देखा। जेल जाते जेल में रहने का भी अनुभव मिला, जंगल जमीन के लिए, समाज के लिए मुझको मैंने केस लड़ने का भी आनंद मिला। तो बस मैं आनंद करना चाहती हूँ, लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ। ये ये देश आपका है, आपको सामने आना होगा और देश का कमान आपको भी संभालने के लिए आपको संभालना है। ये बात कहने के लिए दीदी, आप मुखर होकर बात रखते हैं, आपको आयरन लेडीज के नाम से जाता है, लेकिन एक पार्टी का भी एक लाइन होता है। तो क्या लगता है कांग्रेस में जाने के बाद आप इसी तरह से मुखर होकर बात रखेंगे या फिर पार्टी के में सिमट के रह जाएंगे? देखिए, पार्टी का जो एजेंडा है वो पार्टी का एजेंडा के तहत बोलेंगे, पार्टी का विरोध करके नहीं। और जहां पर बात करने का, डेमोक्रेसी का मतलब है बात करने का। जहां पर समस्या खड़ा होगा, जहां पर बात नहीं बनेगा, वहां पर हम कम्युनिकेशन करेंगे, आपस में बैठेंगे, बात करेंगे और एक दूसरे के साथ क्या सहमति है, असहमति है, वो तो परिवार बात करके ही चलता है ना, विद्रोह करके नहीं चलता है। हाँ, जो जहाँ पर जमीन, लोग गांव में अभी जमीन कोई लूट रहा है, किसी का थाली का खाना अगर लूट रहा है और उनके पास एक थाली, एक ही थाली है, और उनको अगर हम लूट रहे हैं, जिनके पास भोजन वाले लूट रहे हैं, तो जरूर वहाँ पर हम मुखर होके ही हम कहेंगे कि वो गरीब का खाना क्यों लूट रहे हो।
लेकिन वहाँ पर पार्टी का लाइन से मैंने हट के ही आप बात करेंगे, मैंने आप पहले ही जैसा मुखर होकर बात मैंने रखेंगे। देखिए, पार्टी लाइन से हट के नहीं मैं बोल रही हूँ। मैंने ये बात कहा कि पार्टी का जो अपना लाइन है उनका मैं आदर करूंगी। हाँ, मैं उनके साथ बात करूंगी कि अगर पहले भी मैं मेमोरेंडम दे के लोगों को समझाने का कोशिश करती थी और मेमोरेंडम लेके मैं बोलती थी कि हम अपने गांव के लोगों के तरफ से ये बात रखना चाह रहे हैं। अभी तो मैं पार्टी में आई हूँ और खुल के मैंने उन लोगों के बीच में अपनी बात को रखूंगी, गांव वालों की बात को रखूंगी कि भाई गांव वाले लोग ये बात कर रहे हैं। मैं लेकिन जिस तरह से की बात नहीं, आप विद्रोह नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो मेरा कहना था, जिस तरह से आप गांव की बात करें या खूंटी जिला या तमाम जो लोग हैं जो आपको जानते हैं कि जिस तरह से आप मुखर होकर बात रखते हैं, और जब मुखर होकर बात रखते हैं तो पहले ना आप कभी कांग्रेस को देखे ना बीजेपी को देखे, जो सच्चाई होता था वो मैंने मुखर होकर रखते थे। तो आज मेरा कहना है कि जब पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं तो पार्टी का एक गाइडलाइंस होता है, तो उस बात को फिर मुखर होकर रखेंगे या फिर पार्टी के लाइन में बन जाएंगे? अभी तो मैं पार्टी में आई हूँ, पार्टी ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया है, ठीक है। पार्टी जिस दिन गाइडलाइन देगा कि क्या बोलना है नहीं बोलना है, देखा जाएगा उस दिन। मैं तो समाज के लिए आई हूँ और समाज के लिए बोलूंगी। हाँ, यही मेरा था। लेकिन अब है कि आप जिस तरह से हम आज ही फिर दोबारा कह रहे हैं कि जैसे आपको लोग जानते हैं कि आप मुखर होकर बात रखते हैं, आयरन लेडीज हैं, आज समाज के लिए ही लड़ते आए हैं, तो कहीं जो आप पार्टी ज्वाइन किए हैं तो लोग ये भी कहीं मन में है कि पार्टी एक लाइन देगा, उसमें दीदी कहीं बंद तो नहीं जाएंगी और उससे फिर मुखर होकर बात तो नहीं रख पाएंगे। देखिए, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने एक बात बोला था, वो पूरे दुनिया के लोग जानते हैं, आदिवासी समाज के लिए। उन्होंने कहा था कि इस देश में पहला जो बसिंदे हैं आदिवासी हैं और इस देश में पहला अधिकार आदिवासियों का है। उन्होंने मुखर होके भी बोला था, उन्होंने चुप होके नहीं बोला था। उन्होंने मजदूरों की बात करते हैं तो वो चुप होके नहीं बोलते हैं, और अगर वो संसद में भी बात को रखते हैं तो चुप होके नहीं रखते हैं। ये आपका ये जो लोकतंत्र का मतलब ही वही है कि आपको बोलना है और चुप होके रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और चुप होके रहने के लिए तो कोई आता नहीं है। अगर मैं वहाँ पर चुप होके नहीं रह सकी और मैं ये तो ज़्यादा बोलने के लिए आई हूँ, और कांग्रेसियों ने मेरा सारा कल्चर जानता है, तब कांग्रेसियों ने मुझको एक्सेप्ट किया है, अपने घर में मैंने जगह दिया है। तो वो लोग मेरा कल्चर जानते हैं, मेरा मुंह का आवाज़ जानते हैं, मुझको जानते हैं। अब इसमें क्या कहना। लेकिन पीछे अगर जाएं हम थोड़ा, तो आप बोलने में कांग्रेस को भी नहीं छोड़ते थे, तो क्या लगता है कि अब देखिए, आप ये बुलवाना चाह रहे हैं कि मैंने पार्टी के लेवल में मैं पार्टी का विरोध करूं। जहां गलत नीति है तो मैं गलत ही बोलूंगी, जहां सही है मैं उनको धन्यवाद दूंगी। हम लोग इस चीज़ को नहीं भूलना चाहते हैं कि जब हम लोग पूरे देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितने भी जमीन के लिए, जमीन का अधिग्रहण के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग, सब कोई बोलते थे, पहले हम लोग बोलते थे बीजेपी और कांग्रेस एक है। हम लोग ये बात सुने, बीजेपी और कांग्रेस एक है ये बोलते थे, सब कोई बोलते थे, हम लोग भी बोलते थे। बीजेपी और कांग्रेस एक मैंने सिक्का के दो पहलू है, ये हम लोग बोलते थे। लेकिन 2014 के बाद हम लोगों ने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस में जमीन और आसमान का अंतर है। अंतर ये है कि 2010 के बाद, मैं अच्छी तरह याद करती हूँ कि जब हम लोग जमीन अधिग्रहण कानून 1894 को, जब हम लोगों ने हमेशा मैंने जंतर मंतर में पूरा देश के लोग, चाहे नर्मदा आंदोलन, चाहे तो जहां कभी आंदोलन आप बोलिए, पूरे देश के आंदोलनकारी जमा होकर बोलते थे कि ये देश का जमीन अधिग्रहण कानून अंधा कानून है, वो टेबल में बैठ के सारा डिसीजन लेता है, इस चीज को रोकना होगा। तो हम लोगों ने मैंने ये हम लोगों का आंदोलन का बात को उस समय मनमोहन की सरकार थी सुना, और 1894 का जो कानून था जमीन अधिग्रहण कानून, उसको बदलने का काम किया, और वो भी चुपचाप से एक टेबल में बैठ के नहीं बदला। उसमें मुझको जहां तक याद है, वहां ग्राम सभा के लोगों को, आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोगों को, हम लोगों को भी बुलाया और उसमें चर्चा किया कि क्या क्या चीज इसमें मतलब है, क्या चीज नहीं है। तो ये लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा जगह हम मानते हैं। 2014 के बाद मैं 33 साल तक कांग्रेस का काल में भी मैं लड़ते रही,
लेकिन कभी हम लोगों को देश में आप देखेंगे कि देशद्रोह के नाम पर किसी को, आंदोलनकारियों को, ना मेधा पाटकर देशद्रोह रही, ना मैं देशद्रोह नहीं रही, ना कोई भी आंदोलनकारी लोग देशद्रोह नहीं हुए। लेकिन 2014 के बाद यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे कि 16 लोगों को, लेखकों को, साहित्यकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, वकीलों को आपने देशद्रोह के नाम पर आपने जेल में डाल दिया, जिसमें फादर स्टेन स्वामी, जिसकी मौत भी हो गई। उसके बाद से आप देखेंगे कि झारखंड में जिस तरह से आप पत्थलगड़ी, यहाँ के आदिवासी लोग पत्थलगड़ी आंदोलन चलाए, और पत्थलगड़ी मुंडाओं के इतिहास में, इतिहास का एक हिस्सा है पत्थलगड़ी। हर चीज में हम लोग पत्थल गाड़ते हैं। अब उस समय जब पत्थलगड़ी ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, तो सबको विस्थापन से त्रस्त है। लोग पत्थलगड़ी किया कि नहीं, ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, तो यहाँ पर हम लोग गांव के ग्राम सभा के इजाजत के बिना कोई यहाँ पर जमीन अधिग्रहण नहीं होगा। जब ये बात हुआ तो आप लोगों को घुमाने का भी आप काम किए, और किस तरह से गांव के 10,000 लोगों पर पूरा रिकॉर्डेड है। 16-17 ठो जो केस, 23 ठो केस हुआ, 23 ठो केस हुआ, उसमें 250 ग्राम प्रधानों के ऊपर में देशद्रोह का केस लगा, देशद्रोह का केस लगा। 250 खूंटी क्षेत्र के ग्राम प्रधान जेल चले गए। मैं धन्यवाद देती हूं कि जो संघर्ष के बाद या झारखंड में 2019 में गठबंधन की सरकार आई, उन्होंने पहला कैबिनेट में उन्होंने घोषणा किया कि पत्थलगड़ी में जितने लोगों को भी केस किया गया है देशद्रोह के नाम पर, उस देशद्रोह का केस वापस कर रहे हैं। और जो सेक्शन है आपका 124A, जो देशद्रोह का केस है, उसको वापस लिया। तो आपको मैं ये बात बताना चाहती हूं कि 2014 के बाद आपने भूमि अधिग्रहण कानून में कोई संशोधन नहीं किया। आपने तो पहले जो 2013 का कानून को हटाने का काम किया, जैसे आपके अंदर में आए जमीन लैंड ऑर्डिनेंस 2014 लाए, 31 दिसंबर 2014 को मोदी सरकार लेके आई। हम लोगों ने पूरा उसको पढ़ा, पूरा पढ़ने के बाद फिर से आंदोलन किए। हम लोगों ने विपक्ष के नेताओं के साथ उनको भी बैठाया। हम लोग बोले कि देश के किसान के साथ आप होंगे या तो लैंड ऑर्डिनेंस के साथ जो मोदी सरकार लाई है उनके साथ हैं। लोगों ने कहा, मैंने विपक्ष के जो राज्यसभा मेंबर हैं उन लोगों ने कहा कि हम लोग किसानों के साथ हैं। मोदी सरकार ने 3 बार ऑर्डिनेंस को आपका लोकसभा में पास किया, बाद में राज्यसभा में वो अल्पसंख्यक में था, वो पास नहीं कर सका और बोला कि अब मैं 4थी बार ऑर्डिनेंस नहीं लाऊंगा। ये पूरे देश के आदिवासी, मूलवासी, किसान, दलित जिनकी भी बात करेंगे उनकी एक बड़ी जीत रही। उसके बाद आप लोग देखिए ना, झारखंड में कभी किसी ने सुना था लैंड बैंक है, लेकिन लैंड बैंक के नाम से 21 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन जो 5वीं अनुसूची का वायलेशन करके, CNT एक्ट का वायलेशन करके, आपका कोल्हान में विल्किंसन रूल है उसका वायलेशन करके, आपका SPT एक्ट का वायलेशन करके, मुंडारी खुटखटी का वायलेशन करके, आपने नदी, नाला, सरना, मसना, खेल मैदान, सारा चीज को आपने एक प्लॉट को आपने भूमि बैंक के नाम से आपने प्लॉट को इकट्ठा किया। आपने यहाँ पर मोमेंटम झारखंड किया और उसमें कह दिया कि हमारे पास 21 लाख एकड़ जमीन है, जो भी कंपनी वाले लोग आएंगे जहां चाहेंगे हम जमीन उनको देंगे विदाउट एनी डिले। हम लोग विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन आपने ये जो काम किया, तो आपने जो सवाल किया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो कभी लैंड बैंक नहीं बनाया था, बहुत सारे चीजों को वो लाने का काम जरूर किया। वो देखा कि इससे जनता का हित में नहीं है, उन्होंने ऐसे कोई भी कानून को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश नहीं किया। देखने के बाद बोला कि नहीं, इससे जनता के हित में नहीं है, आदिवासियों के हित में नहीं है, तो वो उस चीज़ों को जमीन पर उतारने का काम नहीं किया। तो 2014 के बाद जो चीज़ें हम लोग देखे हैं, तो निश्चित रूप से आज की तारीख में हम लोग जितने भी देश में जो जन आंदोलन के लोग हैं, वो लोग हम लोग सोचने लगे कि नहीं, हम लोग तो बोलते थे कि ये बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। अब सारे लोगों को ये अनुभव हो गया, सारे लोग रियलाइज करने लगे कि नहीं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जमीन और आसमान का अंतर है। कांग्रेस ने कभी यहाँ पर ये खाओ वो खाओ नहीं किया।
जाति और धर्म के नाम पर उन्माद नहीं कराया। हम लोग कैसे भूल सकते हैं? तो ये तमाम चीजें हैं, तो अंतर है, और उसी अंतर को देखते हुए तो यहाँ पर मैं आई हूँ कांग्रेस में। चलिए, अभी आप सुन रहे थे देवानी बारला जो समाज सेवी थे, अभी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं और बहुत मुखर होकर बात भी रखे कि जो जिस तरह से पहले बात रखते थे आज भी रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जहां तक बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में बहुत अंतर है, उसी को देखते हुए कांग्रेस ज्वाइन भी किए हैं। तो इसी तरह की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए झारखंड स्वतंत्र खबर से। नमस्कार, जोहार।